तो हेलो, इस वाली वीडियो में हम नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं हार्ट। तो हमें बात करनी है कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, ईसीजी, जेवीपी इन कार्डियक साइकिल्स, कार्डियक आउटपुट वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के बारे में। हमने अभी तक पेसमेकर्स देखे हैं, तो हमने अभी पीछे देखा था कि रेस्पिरेशन का पेसमेकर है प्री-बोजिंगर कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही हार्ट का पेसमेकर कौन होता है? एसए नोड। जितने भी पेसमेकर्स होते हैं सब में क्या होता है? रेस्टलेस मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। रेस्टलेस मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब फिक्स नहीं होता है, -60 से -40 मिलीवोल्ट के बीच में वो क्या ऑसिलेट करता रहता है, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में ही रहता है, बट एक जगह फिक्स नहीं रहता है, तो रेस्टलेस होता है। ठीक है। एसए नोड पेसमेकर है हमारा। ठीक है। तो एक एसए नोड कैसे कंडक्शन स्टार्ट करता है, कैसे करंट जनरेशन होता है उसमें, वो देखते हैं हम। कोई भी पेसमेकर होता है वो बिना किसी स्टिमुलस के ऑटोमेटिसिटी होती है उसके पास। हाँ, एक प्रॉपर्टी होती है पेसमेकर्स की कि उसके पास ऑटोमेटिसिटी होती है। ऑटोमेटिसिटी मतलब वो जो इम्पल्स है वो खुद जनरेट करता है बिना किसी स्टिमुलस के। तो ऐसे नोड को देखते हैं। तो हम इसकी कई सारी फेजेस होती है। जो पहली फेज़ होती है, सपोज़ ये इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, वहाँ से लेकर के इसके अंदर ऐसे नोड के अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और ये धीरे धीरे करके एक थ्रेशोल्ड पे पहुँचता है। ठीक है। तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की फ़ेज़ है, इसको फ़ेज़ 4 बोलते हैं। अभी देखेंगे हम क्यों इसको फ़ेज़ 4 बोला। तो ये होती है फ़ेज़ 4। अब जब थ्रेशोल्ड तक पहुँच गया तो एकदम से बहुत ज़्यादा कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं और बहुत सारा कैल्शियम अंदर आ जाता है और एकदम से इसका पोटेंशियल पीक कर जाता है। तो इसको बोलते हैं फेज़ ज़ीरो। जब भी पोटेंशियल थ्रेशोल्ड से पीक तक जाता है उसको हमेशा फेज़ ज़ीरो बोलते हैं। फिर एकदम से क्या होता है, पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं एंड सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर चला जाता है और सडनली पोटेंशियल ड्रॉप होकर के वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे आ जाता है। तो ये हमने देखा कई सारी फेजेस हैं। ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि ऐसे नोड में जो पोटेंशियल जनरेशन होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वो कौन से चैनल की वजह से होता है? वो होता है कैल्शियम चैनल की वजह से। अभी हमने पीछे पढ़ा था बाकी के कार्डियक मसल या स्मूथ मसल्स में, उनमें यहाँ पे सोडियम चैनल खुलने की वजह से एक्शन पोटेंशियल राइज होता है। बट ऐसे नोड अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स का रोल है। तो शुरू में धीरे धीरे करके कैल्शियम चैनल थ्रेशोल्ड तक पहुँचाते हैं उसको, फिर एकदम से इतने कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं कि बहुत सडनली कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, थोड़े ही टाइम में पीक तक पहुंच जाती है वो। अब जब इस पीक पे पहुंच गई, इस पोटेंशियल तक पहुंच गई, अब कैल्शियम चैनल बंद हो जाते हैं एंड पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं। तो ये पोटेंशियल राइज क्यों हो रहा था? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा था। पॉजिटिव चार्ज जब भी अंदर आता है तो हम क्या देखते हैं कि पॉजिटिव की तरफ बढ़ जाता है पोटेंशियल। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर जाए तो अंदर नेगेटिविटी छोड़ जाते हैं। इसलिए जैसे ही इस वाले फेज़ में पोटेशियम चैनल खुलते हैं, पोटेशियम बाहर लीक होने लगता है और अंदर पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाती है एंड पोटेंशियल फिर से गिरने लगता है। तो ये दो फेज़ है, फेज़ 4 एंड फेज़ 0 होती है, वो कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से होती है। फेज़ 3 होती है वो पोटेशियम इफ्लक्स की वजह से होती है। अब ये वाली जो फेज़ है ना, फेज़ 4, इसको हम बोलते हैं प्री पोटेंशियल फेज़। इसका क्या मतलब है? ये स्लोप बनाती है। अब क्या होगा देखा। हाँ, तो इस वाले में देखते हैं। मैंने कहा था ये जो फेज़ 4 होती है इसको क्या बोलते हैं? प्री पोटेंशियल फेज़। प्री पोटेंशियल फेज़ में क्या होता है? कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। तो ये स्लोप बताती है। ठीक है। तो जितनी स्लो ये स्लोप होएगी, मतलब जितनी फ्लैट ये स्लोप होएगी, उतना कम क्या होगा? हार्ट रेट होएगा। तो अगर जैसे यहाँ पे बहुत ही स्लो हो जा रही है स्लोप, और जिसकी वजह से फिर ऐसे नोड ने एक कंडक्शन करंट नीचे भेजा, फिर दोबारा से इसने जनरेट किया, दूसरा करंट नीचे चला गया वेंट्रिकल्स में, फिर यहाँ पे तीसरा करंट चला गया। ठीक है। तो यहाँ से लेकर के इतने टाइम में ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्या है? प्री पोटेंशियल फेज़ है, यानी कितना ज़्यादा है। ठीक है। अब इस प्री पोटेंशियल फेज़ पे डिपेंड करता है कि हार्ट का रेट क्या होगा। यहाँ पे इतने से टाइम में 3 हार्ट बीट जनरेट होएगी। ऐसे नोड 3 बार करंट स्टार्ट करेगा। ओके। अब इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे इसने जनरेट करी एंड फिर दूसरी बार जनरेट करी, तीसरी बार जनरेट करी। तो यहाँ पे जो ये एक्शन प्री पोटेंशियल की फेज़ है जो, उसकी स्लोप क्या हो गई है? बढ़ गई है। स्लोप मतलब स्लाइड। अब यहाँ पे कम स्लाइड हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लाइड हो रही है, तो स्लोप है जो, वो स्लोप बढ़ गई है। यहाँ पे थोड़ी फ्लैट थी, यहाँ पे ये स्लोप ज़्यादा हो गई है। तो इसका जो फेज़ है वो कम हो गया है और कह सकते हैं हम कि प्री पोटेंशियल है, ये क्या हो गया? फेज़ 4 क्या होगी?
ज़्यादा ही स्लोपी हो गई है, जिसकी वजह से अब हार्ट रेट बढ़ गया है, क्योंकि जितना छोटा ये वाला पार्ट होगा ना उतनी ज़्यादा हार्ट बीट आएगी। इस वाले में हम और देख सकते हैं कि और ज़्यादा छोटी होगी तो और बीच बीच और ज़्यादा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो ऐसे नोड है, अगर हम उसकी ये वाली फेज़ को कंट्रोल कर ले तो उसी के अकॉर्डिंग हार्ट रेट भी आपका रेगुलेटर हो जाएगा। तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है? सिंपैथेटिक सिस्टम होता है और पैरासिम्पैथेटिक है। हमें पता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में मेनली क्या होता है, ये वाली जो फेज़ है ना, इस वाली फेज़ की स्लोप इंक्रीज़ हो जाती है। स्लोप इंक्रीज़ होना मतलब अभी ये फ्लैट है थोड़ी, अब इसको हम और खड़ी कर देते हैं स्लोप को, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्लैंटी हो जाएगी, ये खड़ी हो जाएगी, उतना कम ये गैप हो जाएगा और उतनी ज़्यादा इतने सेम इंटरवल में उतनी ज़्यादा हार्ट बीट आएगी। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर देता है, स्लोप को इंक्रीज़ कर देता है प्री पोटेंशियल की, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक उल्टा करता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या कर देते हैं, स्लोप को और ज़्यादा डिक्रीज़ कर देता है, मतलब यहाँ से इतने इंटरवल को के बजाय वो इसको इतनी स्लोली राइज़ करेगा, जिसकी वजह से सेम टाइम में कम हार्ट बीट आएंगी और हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का मेन एक्शन इस वाली फेज़ पे होता है। इसको कंट्रोल करके वो हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। ओके, दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी है कि इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम पे डिपेंड करता है एस ए नोड में एक्शन पोटेंशियल। ओके, ये था एस ए नोड। अब आ जाते हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स की जो मसल्स हैं उनमें कैसे एक्शन पोटेंशियल होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आरएमपी से। ओके, आरएमपी से राइज हुआ पोटेंशियल एंड देन डिक्रीज होता है एंड देन स्लोप आती है एंड देन डिक्रीजेस फर्दर एंड वापस आता है, ठीक है। तो ये वाली है वेंट्रिकल्स की। तो जो ये वाली फेज़ है इसको बोलते हैं जीरो फेज़। जब भी स्टार्टिंग वाली फेज़ होती है उसको जीरो फेज़ बोलते हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, जीरो फेज़ बोला था, ठीक है। फिर फर्स्ट फेज़ है ये, सेकंड फेज़ है स्लोप, ये प्लेट्यू, एंड थर्ड फेज़ है ये, एंड फोर्थ फेज़ है वापस अपनी जगह पे आना उसको। तो फोर्थ फेज़ यहाँ पे ये वाली फेज़ थी प्री पोटेंशियल वाली। तो ऐसे नोड की ये वाली है एंड वेंट्रिकल्स की ये है। तो इसमें क्या किस किस चैनल का रोल है ये देखते हैं। इसको ऐसे देखते हैं वेंट्रिकल्स वाले को। तो ये जो पोटेंशियल राइज हो रहा है शुरू की फ़ेज़ में, कौन सी फ़ेज़ है ये, ज़ीरो फेज़ है। ये हो रहा है सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से। जैसे सोडियम अंदर आएगा तो पोटेंशियल राइज हो जाएगा, ठीक है। एंड पोटेंशियल राइज होते होते पीक पे पहुंच गया। अब जब पोटेंशियल डिक्रीज होता है इसका मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेल से बाहर जा रहा है। तो जो ये फर्स्ट फेज़ है, कौन सी फेज़ है, फर्स्ट फेज़, इसमें पोटेशियम चैनल्स खुल जाते हैं और पोटेशियम लीक होने लगता है सेल के बाहर। कोई भी पॉजिटिव चार्ज सेल से बाहर जाता है तो अपने पीछे नेगेटिविटी छोड़ जाता है, तो नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। इस वाली फेज़ में, सेकंड फेज़ में क्या होता है, पोटेशियम बाहर जा रहा है और कैल्शियम अंदर आ रहा है। तो एक तरह से कुछ पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है एंड कुछ पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है। तो नेट कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे प्लेट्यू आ जाती है। जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर भी आ रहा है, तो पोटेंशियल सेम रहता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। ये है आपकी कौन सी फेज़, सेकंड फेज़। थर्ड फेज़ में क्या होता है, थर्ड फेज़ में कैल्शियम चैनल अब बंद हो जाते हैं। जो पोटेशियम बाहर जा रहे थे वो कंटिन्यू रहते हैं। तो फिर से पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, नेगेटिविटी फिर आने लग जाएगी एंड ये आपकी फोर्थ फेज़ है, ठीक है। तो ये हद से ज़्यादा पॉजिटिव बाहर चला जाता है, फिर सोडियम चैनल खुलते हैं थोड़े से और इसको आरएमपी पे लेके आते हैं एंड कंटिन्यूसली फिर वही फेज़ स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपकी कौन सी है, वेंट्रिकल्स में। तो याद रखना एस नोड में कैल्शियम का रोल था एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए एंड यहाँ सोडियम का रोल है पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ ले जाने के लिए। आगे देखते हैं। तो एवी नोडल डिले का टाइम याद रखना है 0.10 सेकेंड है, 0.10 सेकेंड याद रखना है कि इतने टाइम तक एवी नोड में करंट डिले रहता है। अच्छा ये पूरा सिस्टम देख लेते हैं, कंडक्शन सिस्टम। तो हमें पता है एस नोड से स्टार्ट होती है कंडक्शन, एस नोड से जाती है एवी नोड पे। ओके, एवी नोड से जाती है बंडल ऑफ हिस पे, बंडल ऑफ हिस तक, ये पूरा बंडल ऑफ हिस है। बंडल ऑफ हिस से फिर बंडल ब्रांचेस निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है, बंडल ब्रांचेस। ये है लेफ्ट बंडल, ये है राइट बंडल एंड ये है लेफ्ट बंडल, ठीक है, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस है पुरकिंजे सेल, इनमें पुरकिंजे सेल्स होते हैं जो कि फर्दर कंडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। ये पूरा कंडक्शन सिस्टम है, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट कंडक्शन रेट किसका है, एस नोड को, एस नोड का। एस नोड आपका जनरेट करता है 100 से 120 बीट्स पर मिनट, ठीक है। ये उससे थोड़ा कम करेगी,
60 के आसपास, ये और कम करेगी 45-30 के आसपास। ओके, तो ऐसे ऐसे करके कम हो जाएगा। अब मान लो ये 60 पे कर रही है, मतलब 1 मिनट में 7 जनरेट कर रही है AV नोड, बट उससे पहले ही SA नोड ने जनरेट कर दी, तो ये इन सब में राजा राजा बन जाता है। अब क्या होगा अगर SA नोड जनरेट करना बंद कर दे, ठीक है, तो अब लीडर कौन बन जाता है? AV नोड। ओके, तो AV नोड अब हार्ट को किस रेट से बीट करवाएगा? 60 के रेट से, तो ये ब्रेडिकार्डिया कोज कर देगा। सपोज ये भी आपका फेल हो गया, तो अब बंडल ऑफ हिस पेसमेकर बन जाएगा और ये पूरे हार्ट को किस रेट से बीट करवाएगा? 45 के रेट से। तो 45 बहुत ज़्यादा कम है, तो ये बहुत डेंजरस कंडीशन हो जाती है, बट नॉर्मल कंडीशन में ऐसे नोड ही रहती है और ये नॉर्मल हार्ट रेट आपका 60 से 100 के बीच में रखता है। ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, अब जो पुरकेंजे सेल है, पुरकेंजे फाइबर्स हैं, इनमें हाईएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी होती है ड्यू टू गैप जंक्शंस। ये कभी स्टेटमेंट आई थी, क्वेश्चन है कि जितने भी स्ट्रक्चर, जितने भी फाइबर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा कंडक्शन वेलोसिटी किस में होती है? पुरकेंजे फाइबर में। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब है एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में किस स्पीड से करंट जा रहा है, जो कंडक्शन करंट है वो किस स्पीड से जा रहा है। तो पुरकेंजे फाइबर्स होते हैं ना जो, इनमें क्या होते हैं? गैप जंक्शंस होते हैं बीच बीच में, और उन गैप जंक्शन के थ्रू बहुत ज़्यादा इजीली क्या हो जाता है? करंट स्प्रेड हो जाता है, इसलिए पुरकेंजे फाइबर में हाईएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी है गैप जंक्शन की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है अब ECG एंड GVP। ECG का टॉपिक बहुत अच्छे से हम मेडिसिन में पढ़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। तो एंथो-1 ट्राइंगल होता है ये, इसमें क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जाता है करंट, तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव एंड नेगेटिव से पॉजिटिव, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो एंथो-1 ने क्या कहा कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल्स टू सेकेंड। ठीक है, इसको एज इट इज़ याद रखना है, स्टेटमेंट में आ जाती है कि एंथो-1 ट्राइंगल्स की स्टेटमेंट क्या है? 1 + 3 इज 2, कि इसका जो वेक्टर है और इसका जो वेक्टर है वो मिल करके किसका वेक्टर बनता है? इसका वेक्टर। ठीक है, और इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, जैसे कि अगर ये आपका फर्स्ट है वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर है, तो ये थर्ड वेक्टर होएगा। कैसे बना सकते हैं हम इसको? फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड। ठीक, फर्स्ट इधर है, थर्ड इधर है, तो सेकंड आपका इधर ही बनेगा ना। तो देखिए ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो सेकंड वेक्टर की तरफ ही आएगा। ठीक है, और सेकंड वेक्टर किधर है? इधर की तरफ, इधर की तरफ। थर्ड वेक्टर किधर है? इधर, तो हमने सेम उधर बना दिया, फर्स्ट वेक्टर ही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड का जो वेक्टर का सम आएगा वो हमेशा सेकंड की तरफ ही आएगा। तो फर्स्ट प्लस थर्ड विल ऑलवेज गिव यू सेकंड वेक्टर। ठीक है, अब आ जाता है लीड्स लगाते हैं हम, तो उसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट लीड लगती है वो ऐसे लगती है, सेकंड लीड ऐसे लगती है, एंड थर्ड लीड इधर लगती है। ये होती है AVF, ये होती है AVL एंड ये होती है AVR। ठीक है, तो कभी भी ये अभी आपको लोअर पार्ट ऑफ द इन्फीरियर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखना होता है, तो आप इन तीनों लीड को ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि ये तीनों लीड ही आपका जो इन्फीरियर वॉल ऑफ हार्ट है उसको बताती है। तो इन्फीरियर MI आपको चेक करना हो तो आप कौन कौन सी लीड में ST एलिवेशन देखोगे? सेकंड लीड, थर्ड लीड एंड AVF। F क्या है? फुट साइड, पाँव की साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, AVL, AVR एंड AVF। F फॉर फुट, तो सेकंड, फुट एंड थर्ड, ये तीनों आपको किसको बताती है? इन्फीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। तो इन्फीरियर MI में आपको ST एलिवेशन आपको सेकंड, थर्ड एंड AVF में दिखेगी। आपको इस साइड लेटरल साइड वॉल में देखना है तो आपको फर्स्ट में देखना पड़ेगा एंड AVL में देखना पड़ेगा। तो इनसे आ जाते हैं कभी कभार। अब ये हम मेडिसिन में पढ़ते हैं वाला डेटा कि ECG का जो एक स्मॉल स्केयर होता है वो 0.04 सेकेंड रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑलवेज स्टार्ट्स इन द सेप्टम एंड देन एंडोकार्डियम की तरफ मूव करती है एंड देन एपिकार्डियम की तरफ मूव करती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर ये सेप्टम है आपका, ये वॉल हो गई। ठीक है, तो हमेशा कैसे मूव करता है? लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, सेप्टम में आएगा सबसे पहले। ठीक है, सेप्टम से एंडोकार्डियम में जाएगा, ये अगर एंडोकार्डियम है अंदर वाली। ठीक है, तो ये आपकी सेप्टम हो गई, ये एंडोकार्डियम होगी, और बाहर बाहर क्या है? सबसे बाहर पेरिकार्डियम। ठीक है, तो जो डीपोलराइजेशन होती है, करंट आता है, तो सबसे पहले सेप्टम में आता है। सेप्टम में लेफ्ट सेप्टम से राइट सेप्टम की तरफ जाएगा और फिर एंडोकार्डियम को स्टिमुलेट करेगा, लास्ट में आपकी पेरिकार्डियम स्टिमुलेट होती है। तो ये एज इट इज़ लाइन है।
JVP, ACXVY ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मेडिसिन में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, तो मेडिसिन से पढ़ लेते हैं। और एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि ए की वैल्यू क्या है, सी की क्या है, एक्स एंड वी वाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से पढ़ लेंगे। ओके, नाउ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में इंपॉर्टेंट क्या है, नॉर्मल कार्डियक साइकिल की लेंथ ड्यूरेशन कितनी है, 0.8 सेकेंड। इस 0.8 सेकेंड में 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड 0.5 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल्स डायस्टोल में रहता है। अब हमें पता है सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मतलब होता है रेस्टिंग या रिलैक्सेशन फेज। रिलैक्सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है वेंट्रिकल का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि ब्लड फिल हो सके प्रॉपर। अगर डायस्टोल को हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे तो ब्लड की फिलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी और फिर सिस्टोल भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इसलिए 0.3 के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, बट 0.5 सेकेंड आपको डायस्टोल के लिए रखनी पड़ती है रेस्टिंग के लिए। अभी क्वेश्चन हो रहा था क्या ये कार्डियक साइकिल की लेंथ ड्यूरेशन फिक्स है कि हर बार हर इंसान में 0.8 सेकेंड होएगी? नहीं, ये एक रेस्टिंग पर्सन की है कार्डियक साइकिल, 0.8 सेकेंड में एक बीट आती है। ओके, बट अगर इंसान एक्सरसाइज कर रहा है तो ये 0.8 से 0.5 हो सकती है, 0 पॉइंट कम हो सकती है और कम हो सकती है। उस अकॉर्डिंग आपकी हार्ट बीट बढ़ती है तो कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कभी भी फिक्स नहीं होती है। ये जो 0.8 बोलते हैं हम, ये रेस्टिंग पर्सन की होती है। 0.3 एंड 0.5 सिस्टोल एंड डायस्टोल की लेंथ होती है एक रेस्टिंग पर्सन की, बट इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द पर्सन की वो एनर्जी स्टेटस एक्सरसाइज कर रहा है या दूसरी एक्टिविटी कर रहा है। ओके, अब वेंट्रिकल सिस्टोल है, इसको फर्दर आप 3 स्टेजेस में लिखते हो। ओके, तो पहले स्टेज देखते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल की। ये आ जाती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फिर है रैपिड इजेक्शन एंड फिर है स्लो इजेक्शन। इसको देखते हैं इस वाले डायग्राम में। पहले स्टेज है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ पे ब्लड आ गया है। इसको ऐसे देखते हैं, सपोज आपके पास ब्लड आ गया है यहाँ पे, किसमें, वेंट्रिकल में, और ये दोनों वेल्व क्या हो गई है, बंद हो चुकी है। कौन सी वेल्व है, माइट्रल वेल्व एंड ट्राइकस्पिड वेल्व बंद हो चुकी है और ब्लड क्या आ गया है इसमें। ये वाली वेल्व क्लोज है, ये वाली वेल्व क्लोज है, तो ये क्लोज चैम्बर हो गया है वेंट्रिकल आपका। अब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट करते करते, इसका मकसद क्या है कॉन्ट्रैक्ट करने का, ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करता है कि इस ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करते करते प्रेशर जनरेट कर दे। ये प्रेशर कितना जनरेट होना चाहिए कि ये एओर्टा के प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अब अगर इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एओर्टा का, तभी इसमें बहुत हाईली प्रेशर के साथ बाहर निकल पाएगा। तो इस वॉल्यूम को बहुत मतलब कुछ टाइम तक क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इस वाले स्टेज को हमने क्या बोल दिया, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो मतलब होता है सेम, वॉल्यूमेट्रिक होता है वॉल्यूम, इसमें और नया वॉल्यूम ऐड नहीं हो रहा और वॉल्यूम बाहर नहीं जा रहा, कांस्टेंट वॉल्यूम है और इस कांस्टेंट वॉल्यूम के ब्लड को अब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। क्या मकसद है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का, टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ताकि वो प्रेशर इतना इससे ज़्यादा हो जाए, किससे, एओर्टा के प्रेशर से। ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद इसका प्रेशर इससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे ही इसका प्रेशर इससे ज़्यादा होता है, धक्के से इस वेल्व को खोल देता है। कौन सी वेल्व को, एओर्टिक वेल्व को। ओके, एओर्टिक वेल्व ओपन हो जाती है। हमें पता है कि ओपनिंग ऑफ एओर्टिक वेल्व कौन सी हार्ट साउंड जनरेट करता है, सेकेंड हार्ट साउंड। तो यहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड आएगी और एकदम से आपकी एओर्टिक वेल्व, सॉरी इसको तो ओपनिंग क्लिक बोलते हैं, जेस टू होती है वो तो क्लोजर पे आती है, सॉरी। ठीक है, तो एकदम से आपकी एओर्टिक वेल्व खुलेगी और जो ये वॉल्यूम है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितना वॉल्यूम था शुरू में जब ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, इसमें था 120 ml। ठीक है, इस 120 ml में से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके 50 ml बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो ये वाला वॉल्यूम 50 ml बाहर चला जाता है। ठीक है, तो जैसे ये बाहर जाएगा, इस 2 स्टेज होती है इसके बाद। पहली स्टेज है रैपिड इजेक्शन। क्या, रैपिड इजेक्शन। रैपिड इजेक्शन मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, अभी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और एकदम से वेल्व खुल गई, सडनली बहुत सारा ब्लड इजेक्ट आउट हो जाएगा एओर्टा से। ठीक है, तो रैपिड इजेक्शन हो गई। अब कुछ ब्लड रह जाएगा क्योंकि अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो रही है, तो जो बचा कुचा ब्लड है वो बाहर फेंका जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्लो इजेक्शन। इजेक्शन मतलब बाहर जाना। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुई थी वेंट्रिकल में, उसके बाद ओपनिंग हो गई वेल्व की और एकदम से रैपिड इजेक्शन हो गई। फिर बचा कुचा थोड़ा और ब्लड है, वो थोड़ा और ब्लड
बाहर गया स्लो इजेक्शन से। तो ये 3 फेज़ हो गई आपकी जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। अब सडनली उसने कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया, तो आपकी कौन सी स्टेज ख़त्म हो गई? सिस्टोल ख़त्म हो गया, क्योंकि सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो गई, सिस्टोल ख़त्म हो गई। तो सिस्टोल की आपकी 3 फेज़ कवर हो गई। जैसे ही इसने कॉन्ट्रैक्ट करना बंद किया तो प्रेशर अब इसमें कम होने लग गया इसके तो बहुत चांस है कि एओर्टा का ब्लड वापस इसमें आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आता है ब्लड। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एकदम से एओर्टा की वैल्व क्लोज हो जाती है। और अब आती है आपकी सेकेंड हार्ट साउंड। अब आती है आपकी सेकेंड हार्ट साउंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ दिस एओर्टिक वैल्व। क्लोजर की वजह से अब वो वापस रिगर्जिटेट नहीं कर सकता और प्रेशर आगे की तरफ ब्लड को लेके चला जाएगा। तो अब आपकी वेंट्रिकुलर सिस्टोल ख़त्म हो गई। अब स्टार्ट होती है डायस्टोल। अब देखते हैं हमने कितना कहा था कि 120 मिलीलीटर ब्लड शुरू में आया था इसमें से, उसमें से हमने कितना 50 ml बाहर फेंक दिया। अच्छा, तो अब आपकी सिस्टोल ख़त्म होगी, तो अब स्टार्ट होती है आपकी डायस्टोलिक। तो पहले यहाँ देख लेते हैं। सिस्टोल में हमने तीन फेजेस की बात करी। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करी, फिर रैपिड इजेक्शन एंड स्लो इजेक्शन। रैपिड इजेक्शन में 2/3 वॉल्यूम को बाहर फेंक देते हैं एंड बचा कुचा 1/3 को स्लो इजेक्शन में भेज दिया जाता है। अब आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल मतलब अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, अब रेस्ट पे है। रेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? ताकि उसकी प्रॉपर फिलिंग हो जाए। तो पहली स्टेज आती है प्रोटोडायस्टोल। ये तब स्टेज, ये वो स्टेज है जब S2 एकदम से आवाज़ आती है। S2 कब आती है? जब एओर्टिक वाल्व क्लोज हो जाती है। फिर उसके बाद आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो अब इसको देखते हैं दोबारा। ओके, तो अब हमने इस ब्लड को बाहर फेंक दिया। ओके, अब ये रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे है। तो इसको हमने इसलिए डायस्टोल बोला। तो डायस्टोल की पहली स्टेज थी प्रोटोडायस्टोल, जो कि कब होती है? जब ये क्लोज होती है। ठीक है, क्लोज हो गई, S2 साउंड आ गई और आपकी प्रोटोडायस्टोल होगी। सेकेंड स्टेज है इसकी आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें कुछ ब्लड रह जाता है। ठीक है, तो अब इस ब्लड में ये ब्लड बचा हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम सेकंड स्टेज को आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। कि वॉल्यूम सेम है, नया ब्लड नहीं जा रहा और ब्लड बाहर नहीं जा रहा और ये अभी रेस्ट पे है, तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। थर्ड स्टेज आ जाती है रैपिड पैसिव फिलिंग। अब लंग से ब्लड आता है एओर्टा में और एकदम से इसमें गिर जाता है। ठीक है, तो ये आ जाती है थर्ड स्टेज, एकदम से बहुत सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में गिरता है। इसको बोलते हैं रैपिड पैसिव फिलिंग। पैसिव क्यों बोली? क्योंकि किसी की बीटिंग की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नहीं गिरी, अपने आप ब्लड आया और अपने आप यहाँ गिर गया, तो यह है रैपिड पैसिव फिलिंग। अब होती है फोर्थ स्टेज स्लो पैसिव फिलिंग। अब थोड़ा पहले तो फास्टली गिर गया और फोर्थ स्टेज में थोड़ा और स्लोली गिरेगा। ठीक है, फिफ्थ स्टेज में आती है। अब क्या होता है? एट्रिया थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है और बच्चा कुछ ब्लड को और धक्का मार के नीचे गिर देता है। इसलिए हम 5 स्टेज पढ़ते हैं इसमें। पहली प्रोटोडायस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन वाली फेज। अब ऊपर से एओर्टा से ब्लड आता है, बहुत ज़्यादा रैपिडली गिरता है वो, एंड फिर स्लोली थोड़ा सा और गिरता है, एंड फाइनली एट्रिया को बीट करके थोड़ा और ब्लड को धक्का मार के वेंट्रिकल्स में पंप करना पड़ता है। तो ये आ जाती है आपकी कार्डियक साइकिल की स्टेजेस सारी। एक हम पढ़ते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है कि आपके पास कितना ब्लड था और कितना आपने ब्लड बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो ये है रेशियो स्ट्रोक वॉल्यूम ओवर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो इसको आप निकालोगे तो ये आ जाता है 60%, ऑलमोस्ट 55 से 60%। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जितना ब्लड आया था उसमें से 60% आप ब्लड बाहर फेंक देते हो, बचा कुछ 40% आपके पास रह जाता है। क्या मतलब है? आपके पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है 120 में से आप 70 ml बाहर फेंक देते हो और 50 ml आपके पास अभी भी अंदर रह जाता है। कैसे? देखते हैं। अच्छा, ईडीवी का कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले। ईडीवी क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? ईडीवी का मतलब है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब जब डायस्टोल खत्म हो जाता है तो आपके पास कितना वॉल्यूम होता है? मतलब अभी ये जो वेंट्रिकल है ये रेस्टिंग में था, अपने आप ब्लड जा रहा था ना, ये खुद नहीं बीट कर रहा था। तो ये जब फिल हो रहा था तो इसके पास फाइनली कितना ब्लड फिल हो गया डायस्टोल ख़त्म होने से पहले? तो जब ये रेस्ट पे था तो ब्लड फिल हो रहा था, तो इसके पास 120 ml ब्लड आ जाता है। कहाँ से? ऊपर से। ठीक है, तो 120 ml ब्लड ऊपर से आता है और अब डायस्टोल में था ये। जैसे ही डायस्टोल ख़त्म होता है एकदम से
अब इसको सिस्टोल आएगा तो सिस्टोल में इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये वाली वेल्व्स बंद हो जाएंगी और इसके बंद होने से आपको S1 आती है, ठीक है। और अब ये बीट करने लग जाएगा तो सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। तो एंड डायस्टोल वॉल्यूम का मतलब है जैसे ही डायस्टोल ख़त्म होने वाला था, फाइनल कितना वॉल्यूम इसके पास आ गया एट द एंड ऑफ डायस्टोल, एट द एंड ऑफ रिलैक्सेशन। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इसके पास 120 ml आ गया, ठीक है। 120 में से अब रेशियो में हम 120 में से कितना बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है हर बीट में कितना ब्लड बाहर फेंकता है। तो ये हर बीट में कितना ब्लड बाहर फेंक रहा था, ये फेंक रहा था 70 ml, हर बीट में 70 ml बाहर फेंक रहा था। तो रेशियो आ जाती है 70/120, तो ये आ जाती है ऑलमोस्ट 60%। तो जितना भी ब्लड आता है हार्ट के पास वो 60% ब्लड बाहर फेंक देता है, 70 ml बाहर फेंक देता है। तो ये था कार्डियक साइकिल का टॉपिक।